नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सरकार ने 2025 के अंदर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दी है। जी हां दोस्तों, तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ अगले बड़े अपडेट की बात करें तो पीएफ पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। इन नियमों में हुआ है बदलाव। तो आखिरकार दोस्तों, पीएफ प्रोविडेंट फंड की जो पेंशन है वो किस तरीके से और कितनी बढ़ाने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है, और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिन नियमों के अंदर बदलाव किया गया है जो कि हर पेंशन धारक के लिए जानना बेहद आवश्यक है। तो उन नियमों के बारे में भी अब सभी पेंशन धारकों को अवगत करवाया जाएगा। इसी के साथ बात करेंगे अगला बड़ा अपडेट 8th पे कमीशन को लेकर निकल कर सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में ऐसा क्या हुआ जो कि 8वें वेतन आयोग के अंदर नहीं है, और यहां पर जो है 69 लाख पेंशन धारकों पर सबसे बड़ा विवाद क्या है इसको भी समझेंगे। तो 8th पे कमीशन को लेकर आखिरकार कौन सा बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है, इसकी भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से एक ही निवेदन करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगा। तो इस वीडियो को आप जो है शुरुआत से लगाकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बड़े अपडेट की ओर चलते हैं। जानते हैं आखिरकार सरकार ने ईपीएस 95 के तहत पेंशन बढ़ाकर 7,000 रुपए किस तरीके से कर दी है। ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कौन सा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। भारत सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना में की गई नवीनतम घोषणा देश की करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। वर्ष 2025 से प्रभावी होने वाली इस योजना के तहत अधिकतम मासिक पेंशन की राशि पहले की तुलना में दोगुना करते हुए 7,000 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय न केवल पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के अंदर सहायक होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी उन्नत करने का काम करेगा। और नई घोषणा के पूर्व ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत पेंशन भोगियों को अधिकतम 3,500 रुपए प्रति माह की राशि मिलती थी। वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए ये राशि अत्यंत अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। पेंशन धारक संघों और श्रमिक यूनियनों ने लंबे समय से इस राशि में संशोधन की मांग की थी, जिसे अंततः स्वीकार कर लिया गया है। पेंशन राशि को बढ़ाने के पीछे सरकार के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण देश में लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति दर है, जो पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति को कम कर रही थी। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा के अंदर वृद्धि हुई है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद वर्षों से अधिक वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता रही है। ये वृद्धि उन बुजुर्ग नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाती है जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। साथ ही दोस्तों, लाभार्थियों पर सकारात्मक प्रभावों को लेकर बात करें तो इस पेंशन वृद्धि से लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बढ़ी हुई मासिक आय से पेंशन धारक बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे और पौष्टिक आहार जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनके अपने परिवार पर आर्थिक निर्भरता कम होगी, वे अधिक स्वावलंबी जीवन जी सकेंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये वृद्धि उन्हें आत्मसम्मान और सुरक्षा का अनुभव जो है वो करवाने वाली है। नई पेंशन सीमा के क्रियान्वयन की गणना की मूल प्रक्रिया समान रहेगी, परंतु अधिकतम सीमा में परिवर्तन होगा। पेंशन की राशि कर्मचारियों की अवधि और औसत वेतन पर आधारित होगी। जिन कर्मचारियों ने अधिक अवधि तक सेवा की है और अधिक योगदान किया है, वे 7,000 की पूर्ण राशि के हकदार होंगे। ये व्यवस्था योगदान और लाभ के बीच संतुलन बनाने रखने का काम करती है। बढ़ी हुई राशन प्राप्त या पर जो है राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को लेकर अगर बात की जाए तो वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को किसी अतिरिक्त आवेदन या फिर जटिल प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। 2025 की शुरुआत से ही बढ़ी हुई राशि स्वतः ही उनके खाते में 26 की शुरुआत से आएगी, और नए आवेदकों के लिए मानक पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से ही संशोधित लाभ का दावा वो कर सकेंगे। लाभार्थियों को अपने बैंक और व्यक्तिगत जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पोर्टल पर अपडेट रखनी होगी। इसी के साथ आने वाले समय के अंदर ईपीएस योजना में और भी अधिक सुधार की संभावना है। सरकार डिजिटलीकरण के माध्यम से पेंशन वितरण को और भी अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने पर कार्य कर रही है। मुद्रास्फीति के साथ पेंशन राशि को स्वतः समायोजित करने की व्यवस्था विचाराधीन है। यह परिवर्तन योजना को और भी अधिक विश्वसनीय
हैं और आकर्षक बनाएंगे, जिससे अधिक कर्मचारी इसकी भागीदारी करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ईपीएस पेंशन को 7,000 रुपए तक बढ़ाने का निर्णय भारत के सामाजिक कल्याण इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह कदम लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और उन्हें सम्मानजनक सेवानिवृत्ति जीवन प्रदान करेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन उचित योजना और क्रियान्वयन के साथ यह योजना देश के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएगी। यह पहल सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है जो प्रत्येक नागरिक के कल्याण को भी यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। तो ये बड़ा अपडेट आ चुका है। इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट को लेकर बात करें तो 8th पे कमीशन को लेकर आप सभी के लिए बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में ऐसा क्या था जो 8वें वेतन आयोग के अंदर नहीं है, और उन 70 लाख पेंशन धारकों पर इसका सबसे बड़ा विवाद क्या है, चलिए इसकी पूरी जानकारी विस्तार से यहाँ पर समझते हैं। 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी होते ही विवाद भी शुरू हो गया है। आरोप है कि करीब 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशन धारकों और फैमिली पेंशन धारकों को 8th सीपीसी के दायरे से बाहर किया गया है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस फैसले को गलत बताया है। यह सवाल यह है कि आखिरकार 7वें वेतन आयोग में ऐसा क्या है जो 8वें वेतन आयोग में नहीं है, और इसका सबसे बड़ा विवाद है। तो चलिए इसे यहाँ पर पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया। आरोप में करीब यहाँ पर जो है 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशन धारकों और फैमिली पेंशन धारकों को 8th सीपीसी के दायरे से बाहर रखा गया है, और इसको लेकर ऑल इंडिया डिफेंस की फेडरेशन ने वित्त मंत्री से पत्र लिखकर उनके बारे में बात की है। सवाल यह है कि आखिरकार 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग में पेंशन संबंधी प्रावधानों में क्या फर्क है, दोनों में कौन सा आयोग ज्यादा फायदा देगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले है 8th सीपीसी के पेंशन रिस्ट्रिक्शन में जिक्र नहीं है। जी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के बाद में यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ इसमें लिखा है कि नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशन संबंधी चिंताओं की समीक्षा की जाएगी। दूसरा पॉइंट है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएट की समीक्षा। तो 8th पे कमीशन में टर्म ऑफ रेफरेंस कहती है कि आयोग नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों की डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की समीक्षा करेगा और सिफारिशें भी देगा। वही तीसरा है एनपीएस और यूपीएस से बाहर कर्मचारियों की पेंशन की समीक्षा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी यह भी शामिल है कि आयोग एनपीएस और यूपीएस से बाहर आने वाले कर्मचारियों की पेंशन और डीसीआरजी दोनों की समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिशें यहां पर देगा। इसी के साथ स्पष्टमेंटेड पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर अगर बात की जाए तो 7वें वेतन आयोग का रिवोल्यूशन 28 फरवरी 2014 को जारी हुआ था, जिसमें साफ लिखा गया था कि आयोग पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट की संरचना तय करने के सिद्धांतों की जांच करेगा। यानी 7वें सीपीएफसी में पेंशन पर फोकस स्पष्ट और अनिवार्य था। वह इसका 5वां पॉइंट है यहाँ पर जो है पुराने रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन रिवीजन का साफ प्रावधान। 7वें वेतन आयोग को यह जिम्मेदारी भी दी गई थी कि वह सिफारिशों को लागू होने की तारीख से पहले ही रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की पेंशन की समीक्षा करेगा। इसमें यह भी माना गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारी को एनपीएस के दायरे के अंदर भी आना चाहिए। तो 8वें वेतन आयोग के यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन में जहां कई बातें शामिल यहाँ पर हैं, वहीं 7वें वेतन आयोग की तरह स्पष्ट पेंशन रिवीजन का उल्लेख नहीं है। ये दोनों आयोग के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है और इसी को लेकर पेंशन धारक जो है हाल फिलहाल के चिंता के अंदर नजर आ रही हैं।